हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करवा रही थी पीजीटी के लिए। तो उसी में आगे के क्वेश्चंस हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उद्योग प्रमुख रूप से शामिल है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है विमान, दूसरा है लोहा और इस्पात, तीसरा है हीरक कर्तन और चौथा है उर्वरक। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन होगा ये सही होगा, लोहा और इस्पात। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग प्रमुख रूप से शामिल है। यह सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर अप्लेशियन प्रदेश, महान झील क्षेत्र, शिकागो, गैरी, इरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो एवं डुलू तथा अटलांटिक तट है। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलबामा में भी हुआ है। अगला है 121 क्वेश्चन नंबर 121। आर्थिक संरचना में चतुर्भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है। तो इसमें है वस्तुएं और सेवाएं, दूसरा है कृषि, तीसरा है अनुसंधान तथा सूचना और चौथा है विनिर्माण। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अनुसंधान तथा सूचना। आर्थिक संरचना में चतुर्भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में अनुसंधान और सूचना को शामिल किया जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का प्रमुख उत्पादक है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, चीन। विश्व में चीन जो है वो कोयले का प्रमुख उत्पादक है और इसमें दिया है शीर्ष कोयला उत्पादन में चीन, भारत, इंडोनेशिया और यूएसए है। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़क परिवहन किस डैश डैश की गंभीर समस्या का सामना करता है। तो पहला ऑप्शन है जनशक्ति की कमी, दूसरा है चेक पोस्ट की कमी, तीसरा है अत्यधिक पार्श्व सुख सुविधाओं और डी है मिश्रित यातायात। तो ये डी ऑप्शन इसमें सही है कि मिश्रित यातायात। भारत में सड़क परिवहन मिश्रित यातायात की गंभीर समस्या का सामना करता है। एक ही सड़क का उपयोग तेजी से चलने वाली कार, ट्रक, दुपहिया वाहन, ट्रैक्टर से लेकर मंद गति से चलने वाली बैलगाड़ी, साइकिल, पैदल चालक और यहाँ तक कि जानवरों द्वारा किया जाता है। राजमार्ग भी इस समस्या से मुक्त नहीं है। इससे भीड़ भाड़, मार्ग अवरोध, अधिक समय, प्रदूषण और दुर्घटना की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसमें जो है कोई भी सही ऑप्शन नहीं दिया है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है कि यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक देश क्रमशः कजाकिस्तान, कनाडा तथा नामीबिया है। यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख भंडारक देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा है। यूरेनियम तथा थोरियम परमाणु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा को बिजली की भांति प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम जमाव की 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऐसी सिराएं जिनमें अधिकांशतः पिच ब्लेंड रहता है, जिनमें 1 से 4% यूरेनियम प्राप्त होता है और यह बहुत अधिक गहराई पर मिलता है। और दूसरा है स्थानांतरण जमाव, जो बलुआ और कांग्लोमरेट चट्टानों से संबंधित है। बलुआ और कांग्लोमरेट चट्टान से संबंधित है। इस प्रकार के जमाव संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। अगला है दिए गए वान थ्योनन के आर्थिक लगान सूत्र में के निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। सूत्र है आर इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में पी माइनस ए माइनस ई एफ के। तो इसमें जो ये ए वाला ऑप्शन है ये सही है। इस सूत्र में के जो है डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट, बाजार से दूरी को जो है इंगित करता है। व्याख्या देखते हैं। वान थ्यूनेन के आर्थिक लगान सूत्र में के बाजार से दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। अपने प्रबंधन के अनुभव के आधार पर उन्होंने 1826 में द आइसोलेटेड स्टेट नामक पुस्तक लिखी। ये इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय कुछ मान्यताओं को आधार बनाया। ये मान्यताएं भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो पहला है विलक तथा एकाकी प्रदेश, दूसरा है बाजार केंद्र, तीसरा है समान प्राकृतिक वातावरण, चौथा है अधिकतम लाभ किसान का मुख्य उद्देश्य, पांचवा है एक ही प्रकार का परिवहन साधन और छठवां है आनुपातिक परिवहन व्यय।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है। तो इसमें दिया है, ए दिया है टोपोग्राफी, बी है लैंड टेंडेंसी, सी है हाई यील्डिंग वैरायटी और डी है इनहेरिटेंस विरासत। तो इसमें स्थलाकृति तो करेगी ही, भूमि काश्तकारी भी करेगी और उच्च उपज देने वाली किस्में भी करती हैं। तो ये जो विरासत है, इनहेरिटेंस, ये जो है किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता। विरासत किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता है, जबकि स्थलाकृति भूमि काश्तकारी उपज देने वाली किस्में भूमि को कृषि को प्रभावित करती हैं। भारत कई अन्य देशों की तरह वास्तव में एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है जो कृषि उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दूसरी हरित क्रांति के उद्देश्य हैं? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है किसानों की पहला स्टेटमेंट है कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना या उसको महत्व देना। और तीसरा है प्रमुख भोजन दालें तिलहन तथा औद्योगिक कच्चे माल में आत्मनिर्भर बनाना। इसमें तीनों सही होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, डी ऑप्शन सही है, इसमें तीनों सही है। व्याख्या है इसका, भारत में दूसरी हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य हैं किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना या उसको महत्व देना। तीसरा है प्रमुख भोजन दालें तिलहन औद्योगिक कच्चे माल में आत्मनिर्भर बनाना। चौथा, हरित क्रांति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समूचे देश को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटकर तदनुरूप कृषि योजनाओं के बनाने और क्रियान्वयन करने को आवश्यकता है। और पांचवा है हरित क्रांति को कारगर बनाने के लिए राइजोबियम नील हरित शैवाल आदि जैव रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक में एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ दिया है रूट की सूची, इन सबको मिलान करना है। तो जोरावत शिलांग उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, श्रीनगर कन्याकुमारी और बामनबोर नागपुर। इसमें NH47 NH6 NH31 और NH44 दिया है। इसमें जो है ये बी ऑप्शन सही है। जोरावत शिलांग जो है ये NH6 से संबंधित है और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल जो है ये NH31 से संबंधित है। श्रीनगर कन्याकुमारी NH44 से संबंधित है और बायनबोर नागपुर जो है ये NH47 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में निवल खेती है क्षेत्र 1000 हेक्टेयर तथा क्रमशः रबी तथा खरीफ मौसम में फसली क्षेत्र 350 हेक्टेयर तथा 550 हेक्टेयर है। इस गांव की कृषि सघनता कितनी होगी? तो कृषि सघनता का एक सूत्र होता है कि सकल बोया गया क्षेत्र कृषि सघनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। इसी से निकालेंगे तो कृषि गहनता जो है सघनता आ जाएगी। इसमें बी ऑप्शन सही होगा 90%। अगला है कृषि क्रांति की सूची, फर्स्ट का उत्पाद की सूची सेकंड से मिलान करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं इसका। इसमें दिया है पहला नीली क्रांति, दूसरा चांदी या सिल्वर क्रांति, तीसरा काली क्रांति और चौथा दिया है पीली क्रांति। इधर दिया है दूसरी लिस्ट में मछली पालन कुक्कुट तथा अंडे और तिलहन और पेट्रोलियम। तो ये काली क्रांति जो है, एक सेकेंड, काली क्रांति जो है ये तिलहन से ये पेट्रोलियम से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है और जो चांदी वाली क्रांति है कुक्कुट तथा अंडे पालन से संबंधित है। इसलिए इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा। 1 2 4 3। अगला है, विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की दर में किस वर्ष के बाद तेजी हुई है? तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है 1900 के बाद से विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर में तेजी हुई है। अगला है कि एशिया में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है? इसमें दिया है कॉम्पैक्ट डिस्पर्स्ड सेमी स्प्रिंकल्ड और सेमी कॉम्पैक्ट। इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, कॉम्पैक्ट प्रकार की बस्ती जो है एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी व्याख्या है, एशिया में कॉम्पैक्ट प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें कॉम्पैक्ट वाले में दिया है, इस प्रकार की बस्तियां वह होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है।
और दूसरा है प्रकीर्ण बस्ती। इसमें है इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। अगला क्वेश्चन है शहरी आकारिकी का मॉडल संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये कंसेंट्रिक जोन थियरी है जो कि क्या कहते हैं E.W. बर्गीज के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसमें बी ऑप्शन सही है। शहरी आकारिकी का मॉडल संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत E.W. बर्गीज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर के आधार पर किया था, किंतु उनकी यह नगरीय प्रारूप सामान्य रूप से विश्व नगर के अन्य नगरों पर भी लागू होता है। उनके अनुसार नगर केंद्र के बाहर इन्होंने 5 प्रकार की पेटियों की बात की थी। इसमें पहला होता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र जिसे CBD कहते हैं, दूसरा संक्रमण क्षेत्र, तीसरा है स्वतंत्र श्रमिकों के आवास और चौथा है बेहतर आवासीय क्षेत्र, पांचवा है अभिंगता क्षेत्र, इसे इंग्लिश में कम्यूटर्स जोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई? तो ये डी ऑप्शन इसमें सही है, चाइना। व्याख्या है चीन ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई। चीन की एक बच्चा नीति जिसे पहली बार 1979 में घोषित किया गया था, यह पिछले 2 दशकों में हुए असाधारण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद कायम है। यह इस विश्वास से उभरा कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि से विकास से समझौता किया जाएगा और चीन की जनसंख्या का विशाल आकार और उसकी कम उम्र की संरचना एक अनोखी चुनौती पेश करती है। अगला है रिग्रेसिव पॉपुलेशन। प्रतिगामी जनसंख्या जब एक ग्राफ में आलेखित की जाती है तो यह मतलब किसको उत्पादित करती है? इसमें जो सही ऑप्शन है देखते हैं सी वाला इसमें जो है सी वाला सही है। तो इसमें है कि इसमें नियमित सुंडाकार पिरामिड रेगुलर टेप रिंग पिरामिड जो है बनता है। जब प्रतिगामी जनसंख्या एक ग्राफ में बनाई जाती है तो उसमें जो है रेगुलर या टेप रिंग पिरामिड बनता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग जो है वो स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। नाइजीरिया का आयलिंग पिरामिड जो है वो विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। ऑस्ट्रेलिया का आयलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 2016 की यूएनओ अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत, फिर चीन। 2016 की यूएनओ अनुमानों के अनुसार इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत एवं चीन देशों का समूह जनसंख्या के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रामक कारक ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? पहला है उपजाऊ भूमि, दूसरा है निर्माण सामग्री, तीसरा है शुष्क भूमि और चौथा है अनुकूल जलवायु। तो इसमें ये चारों होंगे, डी ऑप्शन सही होगा। उपजाऊ भूमि, निर्माण सामग्री, शुष्क भूमि तथा अनुकूल जलवायु ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। अधिवासों के उद्भव तथा विकास के लिए उत्तरदायी समस्त भौगोलिक कारकों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक के अंतर्गत रखा जाता है। प्राकृतिक कारक होते हैं जैसे कि स्थलाकृति हो गई, जलवायु हो गया, जल प्राप्ति के साधन हो गए और प्राकृतिक वनस्पतियाँ। और इसी तरह मानवीय जो कारक होते हैं वो होते हैं जैसे आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक या राजनीतिक कारक। अगला क्वेश्चन है कि इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार इष्टतम जनसंख्या वह है जो, तो इसमें ये सी ऑप्शन सही होगा कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देता है, मैक्सिमम इनकम पर हेड। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार इष्टतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। प्रेस्टन क्लाउड ये जो है अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो एक निश्चित सीमा रेखा में सन्निहित हो तथा वह संख्या इतनी पर्याप्त हो जिसमें सभी निवासियों में निरंतर उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए निर्माण क्षमता हो, परंतु संख्या इतनी विशाल भी ना हो कि उससे सामान्य जीवन स्तर में गिरावट अथवा वातावरण संयोजन बुद्धिमत्ता परक प्रबंधन में कमी आ जाए। अगला है
कथन और कारण दिया है और बताना है कि ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं। कथन है कि प्रवासन की आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसको देखते हैं। माइग्रेशन हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द एज कंपोजिशन, और इसका रीजन दिया है कि प्रवासन आयु चयनात्मक की ओर ध्यान देता है, जिसका अर्थ है कि 15 से 30 वर्ष की आयु के समूह के लोग छोटी तथा बड़ी आयु समूह के लोगों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसमें आर तो एकदम सही है, देखते हैं सी ऑप्शन सही है इसमें। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, मतलब सी ऑप्शन इसमें सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रवासन की आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रवासी आयु चयनात्मक की ओर ध्यान देता है, जिसका अर्थ है कि 15 से 30 वर्ष की आयु समूह के लोग छोटी तथा बड़ी आयु के समूह के लोगों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। लोग सामान्य रूप से अपने भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। अगला है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया है, यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि मृत्यु दर में गिरावट उर्वरता में गिरावट से पहले आती है। दूसरा है, जनसांख्यिकी संक्रमण का पहला चरण घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से पहचाना जाता है। ये बी वाला ही गलत है इसमें। हाँ, और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी है, इस सिद्धांत को W.S. थॉमसन तथा फ्रैंक W. नोटेनस्टीन द्वारा इसके मूल रूप में पेश किया गया था। ये एकदम सही है। और डी है, यह सिद्धांत बताया है कि किसी समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकीय संक्रमण के साथ साथ होता है। तो इसमें जो ये बी वाला ऑप्शन है यही गलत है, बी। और ये याद कर लीजिए, मतलब कि इसकी जो है इसको दिया था W.S. थॉमसन तथा फ्रैंक W. नोटेनस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड डैश डैश तथा भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सी, एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की व्याख्या देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य तथा भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध है। अंतस्थ राज्य मतलब बफर स्टेट विश्व की राजनीति का उस यांत्रिक युक्ति को कहा जाता है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय तनाव, विशेषकर दो बड़े राज्यों के बीच के तनाव को समाप्त अथवा भंग करने के लिए किया जाता है। स्पाइकमैन के अनुसार अंतस्थ राज्य दो बड़े राज्यों के मध्य स्थित एक छोटी राजनीतिक इकाई है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।